Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Pooja Chaudhary, and today we're going to discuss a topic from OBG, which is preterm labor. In this, we will cover definition, causes, signs, symptoms, complication, prevention, and its management. So let's start. प्रीटर्म लेबर क्या होता है? नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है वो 40 वीक्स तक की होती है। ठीक है, या फिर हम डेज में उसको काउंट करें तो 280 डेज की नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। इसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? जो जब विमेन का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उस डेट से हम काउंट करते हैं, और 40 वीक्स तक जो ड्यूरेशन है वो पूरा प्रेगनेंसी का होता है। ठीक है, इसमें लेबर प्रोसेस जो होता है वो 40 वीक्स के बाद में स्टार्ट होता है। जब कंप्लीट 40 वीक हो जाता है या 37 से 40 वीक्स के बीच में जो होता है उसको हम टर्म बोलते हैं। और अगर उससे पहले, अगर 37 वीक से पहले अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो उसको हम प्री टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो 40 वीक्स के बाद में अगर लेबर हो रहा है तो वो नॉर्मल होता है। वही अगर 37 वीक से पहले अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो उस टर्म को हम बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्री टर्म लेबर। ओके, इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, किस किस वजह से प्री टर्म लेबर होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं? तो पास्ट हिस्ट्री हो सकती है। अगर पहले भी अगर प्रेगनेंसी प्री टर्म हुई है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अभी जो करंट प्रेगनेंसी है वो भी प्री टर्म हो सकती है। उसके बाद में अगर करंट प्रेगनेंसी, अभी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो उसकी वजह से भी प्री टर्म हो सकता है। वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया हो सकता है, पॉलीहाइड्रमनियोज हो सकता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, या फिर मदर को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोई इन्फेक्शन है, बार बार यूटीआई हो रहा है। अगर मदर स्मोकिंग या अल्कोहल करती है तो उसकी वजह से भी प्री टर्म लेबर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद में इसके साइन सिम्टम्स देखने को क्या मिलते हैं? तो मदर को हर 10 मिनट में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। ठीक है, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी मदर को, कांस्टेंट जो है बैक एक होगा, बैक पेन होगा मदर को। उसके बाद में वन फिंगर से ज़्यादा जो सर्वाइकल वो डायलेट हो जाएगा। अब सर्वाइकल डायलेशन होगा तो उसकी वजह से जो बेबी है वो नीचे की तरफ पुश होगा। उसके बाद में वेजाइना से फ्लूइड लीकेज होने लग जाएगा, और मदर को पेल्विक और एब्डोमेन में प्रेशर फील होगा, मदर को बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होगी एब्डोमेन और पेल्विक में। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस में लो बर्थ वेट होगा ऑब्वियसली। अगर प्री टर्म बेबी है, पूरी तरीके से बेबी जो है मैच्योर नहीं है, तो उसमें बर्थ, बेबी का जो बर्थ है वो बहुत ज़्यादा, सॉरी, जो वेट है वो बहुत ज़्यादा लो होगा। ठीक है, नॉर्मल होता है 2.5 से 3 kg। अगर इससे कम अगर बेबी का वेट है तो उसको हम लो बर्थ वेट बोलते हैं। अब अगर प्री टर्म है तो अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गन्स जो है पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होंगे। और बर्थ एस्फेक्सिया, इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, या फिर ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पाता है बेबी को, और ब्लड फ्लो भी जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। और न्योनेटल जॉन्डिस होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके उसके बाद हम बात करते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में सबसे पहला होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। तो अगर प्री टर्म लेबर ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो हम एक्शंस ले रहे हैं, पहले ही अभी प्री टर्म हुआ नहीं है, उससे पहले जो हम एक्शंस ले रहे हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। इसमें हम जितनी भी प्रेग्नेंट वीमेन हैं उन सबको बोलते हैं, मतलब उन सबको इनकरेज करते हैं कि वो डॉक्टर को दिखाए, हॉस्पिटल रेगुलरली विजिट करें, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम पहले ही प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद में इसमें हम सबसे ज़्यादा अटेंशन किसको देते हैं? जिस मदर को पहले भी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो रखा है या फिर प्री टर्म लेबर हो रखा है, तो इस बार उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सबसे ज़्यादा उसको इनकरेज करेंगे, सबसे ज़्यादा ध्यान उन पे देते हैं। उसके बाद में हम मदर को इनकरेज करते हैं कि वो स्मोकिंग ना करे, अल्कोहल ना करे, बेड रेस्ट करे। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके हार्ड वर्क ना करें। उसके बाद में हम बैलेंस डाइट देते हैं, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देते हैं। ये आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकता है ये। और स्ट्रिक्ट हाइजीन मेंटेन रखते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन, अब इसमें क्या होता है, डिजीज़ हो चुकी है लेकिन वो डिजीज़ और ज़्यादा आगे तक ना बढ़े, उसको हम प्रिवेंट करने के लिए सेकेंडरी प्रिवेंशन करते हैं। इसमें हम अर्ली स्क्रीनिंग करवाते हैं, अर्ली डायग्नोसिस करवाते हैं, और जितना जल्दी हो सकता है हम अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं।
इसमें हम ट्रीटमेंट में हम टोकोलाइटिक ड्रग्स देते हैं। ये टोकोलाइटिक ड्रग्स जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, इंडोमिथासिन, ये जो अर्ली कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं मदर को, उन कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है, रिड्यूस करता है, सप्रेस करता है। उसके बाद में आता है टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन में हम कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करते हैं, मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, कोई इम्पेयरमेंट ना हो उसको रिड्यूस करते हैं, और रिहेबिलिटेशन देते हैं, ठीक है। इसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्यों देंगे? अगर हमें पता है कि जो प्रेगनेंसी है वो 34 वीक से पहले हो रही है, तो उसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग देते हैं, ताकि जो फीटस के जो लंग है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो सके। उसके बाद में मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम सबसे पहले असेसमेंट करते हैं, जिसमें वाइटल साइंस देखेंगे, विमेन का जनरल हेल्थ स्टेटस देखेंगे, फीटल वेलबींग एसेस करेंगे, ठीक है, और फीटल हार्ट रेट चेक करेंगे। उसके बाद में लेबर प्रोसेस की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए हम सर्वाइकल डायलेशन कितना हुआ है वो देखेंगे, फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है वो चेक करेंगे, और जो भी मदर को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं उसकी इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे। ओके। उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या क्या चेक करते हैं? प्लेसेंटा प्रेविया, अब्रप्शियो प्लेसेंटा, प्री एक्लेम्सिया, पॉलीहाइड्रमनियोज, माल प्रेजेंटेशन, माल पोजिशन, ये सब हम चेक करेंगे कि ये सब प्रॉब्लम्स तो नहीं है मदर में प्रेजेंट। उसके बाद में फैमिली मेम्बर और वुमेन को कितनी एनजाइटी है उसको चेक करेंगे। एनजाइटी लेवल चेक करने के बाद में उसको हम वुमेन को और उसकी फैमिली मेम्बर्स को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखेंगे मदर को, और एक जो है फैमिली मेम्बर उसके साथ में होना चाहिए, ताकि उसको भी इमोशनल सपोर्ट मिल सके। उसके बाद क्लिनिकल केयर हम क्या करेंगे, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे दिए, ताकि फीटल लंग को मैच्योर कर सके हम, फीटल लंग मैच्योरेशन हो। उसके बाद में हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ठीक है। अगर मदर को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिक्स देते हैं। एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करेंगे। जितने भी प्रोसीजर्स हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, उन सबको हम स्ट्रिक्ट स्टेराइल सेप्टिक टेक्निक एसेप्टिक टेक्निक से यूज़ करेंगे। उसके बाद में पेरिनियल प्रोटेक्शन में क्या होता है, इसमें हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर एपिसियोटोमी करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो एपिसियोटोमी करने के लिए जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब रेडी होने चाहिए, ताकि हम उसको टाइमली एपिसियोटोमी कर सकें और इंजरी को प्रिवेंट कर सकें। ओके। उसके बाद में डिलीवरी के बाद में क्या केयर देनी है, तो इसमें हमें रेगुलरली मदर को और बेबी को चेक करना होता है, ठीक है। उसके बाद में कॉर्ड, जब भी कॉर्ड में पल्सेशन स्टॉप हो जाती है, जैसे ही पल्सेशन स्टॉप होती है तो हमें कॉर्ड को क्लैंप करना होता है। जब तक पल्स स्टॉप नहीं होती है कॉर्ड में, तब तक हमें क्लैंप नहीं करना होता है। उसके बाद में अब अगर प्री टर्म लेबर हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो नियोनेट है वो इमेच्योर है, तो उसको हमें एनआईसीयू में शिफ्ट करना है। सो ये था आज हमारा टॉपिक। थैंक यू।